गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण डिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और हम आज अपने क्वांटम मैकेनिक्स का जो पेपर है, थर्ड पेपर, उसकी सेकंड यूनिट का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है वेव पैकेट, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। एज यू नो अबाउट इट कि हम लोग क्वांटम में ये पढ़ते हैं कि जैसे कोई भी पार्टिकल होता है उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव ग्रुप होता है। तो इनिशियली जब हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, कॉम्पटन इफ़ेक्ट, आज ये जो चीज़ें थी उनको हमने स्टडी किया था फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो हमें लाइट है तो उसकी डिस्क्रीट नेचर के बारे में पता लगा था। तो वहाँ से एक बात निकल कर के आई थी कि जिस तरीके से जो लाइट है वो कंटिन्यूस ना होकर डिस्क्रीट होती है, उसी तरीके से जो कोई भी वेव, उसी तरीके से इन फिज़िकल क्या होता है कि जो कोई भी मैटर होता है, कोई भी द्रव्य पदार्थ होता है, उसके साथ वो जब गति कर रहा होता है, इन मोशन होता है, तो उस टाइम उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव होती है। और जब हमने इसके बारे में फर्दर स्टडी किया तो ये देखने में मिला कि वो वेव जो है, हम लोग जो मान के चल रहे हैं कि एक द्रव्य कण के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, उसकी जब हमने फेज वेलोसिटी निकाली, कला वेग निकाला, तो वो उस कण के वेग से भी अधिक था। और ये चीज़ें क्या है, हम लोग वापस यहाँ पे थोड़ा सा एक वाइड रेंज में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि एक कण के लिए एसोसिएटेड जो दे ब्रोगली द्रव्य तरंग है उसको यदि एकक हार्मोनिक तरंग मान लिया जाए, एक हार्मोनिक वेव मान लिया जाए, तो आप उसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। एक मतलब वन यूनि डायरेक्शनल, जैसे साई एक्स टी है तो केवल एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, जहाँ पे क्या होता है, ए एम्पलीट्यूड है, के जो है वो तरंग संचरण नियतांक है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फेज वेलोसिटी वी पी इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाई के और बराबर न्यू लैम्डा। ये हमने पहले भी स्टडी किया था, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा इसको नहीं पढ़ा था। अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो वी पी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू आवृत्ति है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। तो जहाँ दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा क्या होती है, एच बाई पी के बराबर होती है, और दे ब्रोगली तरंग की जो आवृत्ति होती है न्यू, वो होती है बराबर ई बाई एच के। तो ई क्या होता है, एम सी स्क्वायर बाई एच, और जैसे लैम्डा बराबर एच बाई पी है तो P का मतलब हो गया एम वी, तो H बाई एम किसके बराबर हो गया, लैम्डा वी के बराबर हो गया। तो इसीलिए इस एक्सप्रेशन के अंदर जो ये H बाई एम, इसमें हमने H बाई एम को रिप्लेस कर दिया किससे, लैम्डा वी से, और ये जो आवृत्ति का मान है ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, सी स्क्वायर बाई लैम्डा वी इंटू लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा रिमूव हो गया और बच गया सी स्क्वायर बाई वी। तो यहाँ पे जो फेज़ वेलोसिटी है पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव की, तो वो देखने पर क्या मिलता है, आइंस्टाइन के सापेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार प्रकृति में पाए जाने वाले कण का जो अधिकतम वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो लाइट वेलोसिटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ऊपर रिजल्ट में क्या आ रहा है, सी स्क्वायर बाई वी, वी पी इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई वी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द्रव्य कण का जो वेग है v, वो क्या है, प्रकाश के वेग से कम होता है। तो जो द्रव्य तरंग है, द्रव्य कण के साथ जो जुड़ी हुई तरंग है, उसका कला वेग vp जो है वो प्रकाश के वेग c से अधिक होगा। अर्थात कण से संबद्ध जो द्रव्य तरंग है वो कण के वेग से भी अधिक वेग से गति करेगी, और द्रव्य तरंग जो है वो कण को बहुत पीछे छोड़ देगी। और यह एक असंभावित परिणाम है, क्योंकि अगर कण के साथ कोई वेव एसोसिएटेड है तो वो उससे जुड़ी रहेगी, जहाँ कण होगा वहीं उससे जुड़ी हुई वेव होगी। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि वेव उसे छोड़कर आगे तेज़ गति से आगे निकल जाए, ये हो नहीं सकता। अतः इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य कण किसी भी एकक या सिंगल वेव के तुल्य नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम एक सिंगल वेव की बात करते हैं
तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार एक सिंगल वेव जो होती है वो एक ऐसे कण को निरूपित करती है जिसकी स्थिति -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकती है। अगर मानिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से किसी पार्टिकल की पोजीशन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी है, यानी कि उसकी जो पोजीशन है उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, तो उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी होगी 0। ठीक है, क्योंकि क्या होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल पी एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h/2। तो ये इनफाइनाइट है, तो डेल्टा पी एक्स क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो उसका संवेग क्या है बहुत ही यथार्थता से ज्ञात किया जा सकता है। अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए श्रोडिंगर ने एक परिकल्पना करी कि जो गतिमान द्रव्य कण है उसके साथ तरंगों के समूह या तरंग पैकेट के तुल्य होता है, यानी कि कोई भी जो पार्टिकल मोशन में होता है, गति में होता है, उसके साथ कोई सिंगल वेव एसोसिएट ना होकर के ए वेव ग्रुप या एक वेव पैकेट जो होता है वो उसे जुड़ा रहता है। यह परिकल्पना करने का कारण है कि कण का प्रभाव एक निश्चित लघु स्थान में होता है, अतएव यदि उससे कोई तरंग संबद्ध हो तो वह केवल एक तरंग न होकर तरंग समूह होना चाहिए जो लघु स्थान में निहित हो। लघु क्षेत्र में निहित तथा इसके बाहर अति क्षीण तरंग पैकेट का निर्माण लगभग जो है समान आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य की तरंगों के अध्यारोपण से किया जाता है। कि अध्यारोपण से प्राप्त जो एक विमीय तरंग पैकेट है उसे चित्र में दिखाया गया है, और तरंग पैकेट का जो वेग होगा उसे हम कहेंगे ग्रुप वेलोसिटी या फिर समूह वेग। और इस पैकेट के अंदर जो सिंगल वेव्स रहती हैं उनका वेग क्या कहलाता है कला वेग, और पूरे समूह का ग्रुप वेलोसिटी कहलाता है। लेकिन सिंगल जो वेव्स रहती हैं उनका फिजिकली कोई मीनिंग नहीं होता है। अतः श्रोडिंगर ने ये जो परिकल्पना करी कि कोई भी द्रव्य कण जो है उसके साथ एसोसिएटेड एक सिंगल वेव ना होकर के एक वेव पैकेट होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कोई भी पार्टिकल होता है हम उसके लिए ये कह सकते हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक कहीं भी हो सकता है, यानी कि उसकी स्थिति में एक फाइनाइट अनसर्टेनिटी हम लोग बता सकते हैं कि वो यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी पाया जाएगा। ठीक है, तो अगर वो यहाँ से यहाँ के बीच में पाया जाएगा तो यहाँ पर उसके साथ एसोसिएटेड कोई वेव ना हो करके एक वेव पैकेट होता है, जैसे ये आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो जहाँ पे कण के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पर जो हमें वेव फंक्शन जो है उसका मान जो है वो ज़्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कला वेग या समूह वेग। कला या फेज वेलोसिटी सिंगल वेव के लिए है और समूह वेग जो है वो वेव पैकेट के लिए होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं। कला वेग तथा समूह वेग का अर्थ समझने के लिए माना लगभग समान कोणीय आवृत्तियों ओमेगा 1 तथा ओमेगा 2 और तरंग दैर्ध्यों λ1 तथा λ2 की दो समान आयाम की द्रव्य तरंगें अध्यारोपित होकर एक तरंग पैकेट का निर्माण करती हैं। यानी कि हमने दो तरंगें ली है जिनकी आवृत्तियाँ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हैं और जिनकी तरंग दैर्ध्य है λ1 और λ2। ठीक है, और ये इनको हम अध्यारोपित करवा करके एक वेव पैकेट का निर्माण कर रहे हैं। जैसे हमने शुरुआत में लिखा था ना एकक हार्मोनिक वेव फंक्शन साई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, उसी तरीके से इसको लिख देते हैं, और ओमेगा की जगह ओमेगा 1, के की जगह k1 फर्स्ट के लिए, और सेकंड के लिए ओमेगा 2 t माइनस k2 x। k1 प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है 2π/λ1 और k2 भी प्रोपेगेशन कांस्टेंट है 2π/λ2। और इन द्रव्य तरंगों के लिए फेज़ वेलोसिटी यानी कि सिंगल वेव के लिए वेग जो है वो क्या है v1p, यानी कि फर्स्ट वाली वेव जो है उसके लिए फेज़ वेलोसिटी क्या है ω1/k1, और जो सेकंड वाली वेव है 2p उसके लिए फेज़ वेलोसिटी क्या है ω2/k2। इन द्रव्य तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग, तो जो रिजल्टेंट वेव है साई एक्स टी इज इक्वल टू साई 1 XT प्लस साई 2 XT। तो यहाँ पर हम लोग मान रख देते हैं a साई 1 ω1t माइनस k1x प्लस साइन ω2t माइनस k2 x। ये हमारे पास इनका जोड़ आ गया। तो जैसे ये साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला है तो 2 साइन c प्लस d/2 और कॉस c माइनस d/2। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है साइन c प्लस साइन
साइन डी। तो साइन सी प्लस साइन डी को इस तरीके से ओपन करते हैं कि टू तो आगे आ गया, साइन सी प्लस डी बटे 2। तो सी तो ये है और डी ये है, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो सी प्लस डी करेंगे ना, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 टी बटे 2 और माइनस ये 2, इसका भी माइनस और इसका भी माइनस, माइनस बाहर निकाल दिया, k1 प्लस k2 x बटे 2 सी प्लस डी बटे 2 जोड़ दिया सिंपली इनको, और कोस सी माइनस डी। ठीक है, तो माइनस करेंगे, अगर सी माइनस करेंगे इन दोनों को तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और k1 माइनस k2 माइनस 1 बाहर निकाल ही दिया। ये इसका फॉर्मूला है। इसके अंदर जो भी आया है ना, जैसे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इसको लिखा डेल ओमेगा, और k1 माइनस k2 इसको लिखा डेल k, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू फ्रिक्वेंसीज, एंगुलर फ्रिक्वेंसीज एंड डिफरेंस ऑफ टू प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा एंड k1 प्लस k2 बाई 2 इज इक्वल टू k। तब परिणामी तरंग होगी तो 2a कॉस डेल ओमेगा बाई 2 t माइनस डेल k बाई 2 x, ये सब यहाँ से डेल ओमेगा डेल के, ठीक है, ये हो गया ओमेगा, ये हो गया k, साइन ओमेगा और t माइनस के एक्स, ये बन गया। तो उपरोक्त समीकरण जो है, अब ऊपर वाली जो समीकरण है अगर इसको एक एम्पलीट्यूड माने और तो ये एक सिंगल प्रोग्रेसिव वेव हो गई ना। उपरोक्त समीकरण एक ऐसी प्रगामी तरंग को निरूपित या प्रदर्शित करती है जिसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा है, जिसका तरंग संचरण नियतांक कितना है k है, तथा जिसका आयाम कितना है 2a कॉस डेल ओमेगा t बाई 2 माइनस डेल के एक्स बाई 2। इस आयाम का जो आवरण है या एनवेलप है वो आवृत्ति डेल ओमेगा बाई 2 तथा तरंग संख्या डेल के बाई 2 से मॉड्यूलेटेड है। इस मॉड्यूलीकरण का प्रभाव यह होता है कि परिणामी तरंग में चित्र के अनुसार तरंग समूह उत्पन्न होते हैं। जैसे ये डेल ओमेगा मतलब उसकी कोणीय आवृत्ति की एक रेंज है, और उसकी वेव संख्या की क्या है, तरंग संख्या जो है उसकी भी एक रेंज है। छोटी छोटी क्या है तरंगों का ये एक समूह बनाता है। अब जैसे ये पूरा जो आवरण दिया हुआ है ये है वेव पैकेट, ठीक है, और इस तरंग समूह के जो आवरण का वेग है वो क्या कहलाता है, वेव ग्रुप वेलोसिटी। क्योंकि पूरा तरंग पैकेट जब चलता है ना, जो आवरण चलता है, तो इसका मतलब इसके अंदर जुड़ी हुई जो छोटी छोटी तरंगें हैं वो सारी एक साथ चलती हैं, यानी कि तरंगों का समूह चलता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं समूह वेग वीजी, ठीक है। और ये आवरण का जो व्यंजक है 2a कॉस वाला, ये वाली टर्म, इसमें अब जैसे ये एक एम्पलीट्यूड के लिए हमने इसको एम्पलीट्यूड माना है यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव वेव के लिए, तो ये क्या होगा, एक कांस्टेंट के बराबर होगा, ये वेरी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिनिमम कोई वैल्यू शो करेगा, तो ये किसके नियतांक के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग dx बाई dt जब निकालेंगे तो ये dx हो गया, ये dt हो गया, तो dx बाई dt डेल ओमेगा बाई 2 और डेल के बाई 2 के बराबर, तो डेल ओमेगा बाई डेल के हो गया ना dx बाई dt। तो समूह वेग क्या हो गया यहाँ पे, डेल ओमेगा बाई डेल के। और इस आवरण में प्रगामी तरंग को कला वेग के लिए, अब जैसे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है, एक प्रगामी तरंग को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी आवृत्ति ओमेगा और जिसकी तरंग संचरण नियतांक क्या है, के है। तो उसके लिए फेज़ वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे तो फेज़ वेलोसिटी क्या होगी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। यदि तरंग, ये फेज़ वेलोसिटी होगी ओमेगा बाई के। तरंग समूह के निर्माण में दो तरंगों के स्थान पर सतत रूप से परिवर्तित ओमेगा तथा के की अनेक तरंगों का अध्यारोपण किया जाए तब समूह वेग निम्न होगा, वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, ठीक है। ग्रुप वेलोसिटी निकालिए ना, जैसे अपन ने यहाँ पे ये डी ओमेगा बाई डी के, दो या दो से अधिक तरंगें जो है वो कंटिन्यूसली लेकर के उनको अध्यारोपित किया जाएगा तब समूह वेग होगा, वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के होता है। समूह वेग का मान तरंगों के कला वेग से भिन्न, कम या अधिक प्राप्त हो सकता है, ठीक है। समूह वेग जो है वो वीपी से अलग हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। केवल एक विशेष परिस्थिति में जब सभी तरंग दैर्ध्य की
तरंगों का कला वेग एक समान हो निर्वात में प्रकाश तरंगों के लिए, जैसे कि तब क्या होता है, समूह वेग का मान कला वेग के बराबर होता है। बराबर कब होगा, जब सारी की सारी जो वेव पैकेट के अंदर जितनी तरंगे हैं वो सब सिंगल वेव्स जो हैं उन सब का वेग जो है वो निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर हो। तो एज एन एग्जाम्पल, तो जब सब एकक तरंगों का वेग बराबर होगा तब ग्रुप वेलोसिटी जो होती है उनके वेग के बराबर होती है। एम नोट स्थिर द्रव्यमान तथा वी वेग से गतिशील कण के साथ एसोसिएटेड जो द्रव्य तरंगे हैं उनके लिए लैम्डा बराबर एच अपॉन पी और पी इज इक्वल टू एम वी होता है। एम तो गतिक द्रव्यमान है, तो गतिक द्रव्यमान एम इज इक्वल टू एम नॉट बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अतः दे ब्रॉगली तरंगों के लिए तरंग संचरण नियतांक के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा का मान रख देंगे एच ओवर एम वी, तो m का भी मान रखेंगे यहाँ पे h और ऊपर एम वी होएगा ना 2 पाई और लैम्डा हो गया h m v, तो यहाँ पे m का भी मान रखेंगे m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आ गया। और दे ब्रॉगली तरंगों की कोणीय आवृत्ति ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो न्यू होता है c ओवर लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पाई और यहाँ पे इसने इस ओमेगा के एक्सप्रेशन में इस तरीके से लिखा है जैसे 2 पाई न्यू है तो h से गुणा कर दिया और h से भाग दे दिया, और h न्यू क्या होता है एम सी स्क्वायर, तो ये बन गया ना 2 पाई एम सी स्क्वायर बाई एच। ठीक है, और m का मान रख दिया 2 पाई एम नॉट सी स्क्वायर ओवर एच अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दे ब्रॉगली द्रव्य तरंग की ओमेगा तथा के दोनों कण के वेग v के फलन है। द्रव्य तरंग की जो आवृत्ति है और जो तरंग संचरण नियतांक है k, दोनों ही क्या हैं, कण के वेग v के फलन हैं। अब हम लोग निकालेंगे दे ब्रॉगली तरंगों के लिए समूह वेग Vg, तो समूह वेग Vg इज इक्वल टू क्या होता है डी ओमेगा बाई डी के होता है। अगर हम डी ओमेगा बाई डी वी और डी के बाई डी वी कर दें तो इस पे एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास ओमेगा भी वी का फंक्शन है, के भी वी का फंक्शन है, तो डी ओमेगा बाई डी वी करेंगे तो ओमेगा के एक्सप्रेशन में तो वी सिर्फ नीचे है, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसका जब अवकलन करेंगे तो पावर हाफ आएगी। और इसका जो अलग से भी मैंने अवकलन करके रख रखा है, सिंपल अवकलन है, अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी मैं इसको क्या है अलग से एक पेपर में सोल्व करके और आपको भेज दूँगी अगर कोई दिक्कत आएगी तो। पर एक बार आप करके ज़रूर देखना, पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जैसे v का करना है सिंपली हमें, तो इस नीचे वाली का करेंगे ना तो इसकी पावर हाफ है तो माइनस हाफ हो जाएगी, ऊपर लेकर जाएंगे तो अवकलन करने से कितनी हो जाएगी -3/2, नीचे लाएंगे तो प्लस का 3/2 बन जाएगा। और जैसे इस अंदर वाले में इसका 0 हो जाएगा, इसका -2v/c² हो जाएगा। ठीक है, सी स्क्वायर इसके अंदर ऑलरेडी है ऊपर तो उससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2v बनेगा और माइनस का हाफ जो है इस रूट की वजह से आएगा जो वो कैंसिल हो जाएगा। सिंपल ये बन जाएगा 2 पाई एम नॉट वी एच ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, जब हम के का करेंगे ना तो के के अंदर क्या है, 2 टर्म्स हैं, सॉरी मतलब ये v जो है ऊपर भी है और नीचे भी है, तो जैसे नीचे वाले का किया था ओमेगा के अंदर वैसे ही एक बार कर लेंगे। फिर इसमें एक और टर्म आएगी 2 पाई एम नॉट और v का 1 हो जाएगा बटे h अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये वाली टर्म आएगी। तो दोनों टर्म्स को साथ लेकर के एलसीएम वगैरह लेकर के जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये वाला माना जाएगा 2 पाई एम नॉट ओवर h1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसको डिवाइड करोगे, इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखो, ये बिल्कुल एक जैसी है, सिर्फ ऊपर वाले में v है,
ठीक है। तो जब डी ओमेगा बाई डी वी बटे डी के बाई डी वी करोगे तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, और वो किसके बराबर है, ग्रुप वेलोसिटी वी जी के बराबर होता है। अतः एक कण के सहचारी दे ब्रॉगली तरंग समूह कण के वेग से गति करता है। कण की प्रत्येक स्थिति पर यह तरंग समूह जो है वो कण के साथ एसोसिएटेड होता है। यदि हम दे ब्रोगली तरंगों का कला वेग ज्ञात करें तो वी पी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के है, और इसके बारे में हमने अभी फर्स्ट जो अपना पेज था उसी पे स्टडी किया था। वी पी इज इक्वल टू क्या आया था, सी स्क्वायर बाई वी। तो यहाँ से क्या होता है, कला वेग जो है वो कण के वेग v तथा प्रकाश के वेग c दोनों से अधिक आता है, लेकिन इस कला वेग का कोई भौतिक महत्व नहीं होता क्योंकि कण की गति से संबद्ध तरंग समूह होता है, और तरंग समूह का वेग जो है वो कण के वेग के बराबर प्राप्त होता है। तरंग समूह के घटकों की गति तथा घटकों का जो कला वेग है कण की गति से उसका कोई संबंध नहीं होता, यानी कि जो सिंगल वेव जो रहते हैं वेव पैटर्न उनका कोई मतलब नहीं है, और जो मतलब रहता है, मीन रहता है, वो किसका है, वेव पैकेट का है, वेव फॉर्म का है। ठीक है। वी जी बराबर वी ज्ञात करने की एक अन्य विधि, ग्रुप वेलोसिटी निकालने का एक अन्य मेथड है, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई माइनस वी। ई टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। तो वी बराबर क्या आ गया, रूट टू ई वी, सॉरी रूट टू ई माइनस वी बटे एम। तो लेमडा बराबर क्या होता है, एच बाई पी होता है। तो इट इज़ इक्वल टू पी, पी बराबर एम वी होता है ना। तो जब आप इसको एम से गुणा करोगे ना तो ऊपर रूट में आ जाएगा एम, जिससे इसे इस तरीके से 2m ई माइनस वी की पावर 1/2, ये लेमडा का मान आ गया। के बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा होता है। तो लेमडा का मान यहाँ पे रख देंगे। जब लेमडा का मान रखेंगे तो लेमडा में ऊपर क्या है, एच है, तो वो एच ही आएगा नीचे, और ऐसे बनेगा 2 पाई बाई एच, और ऊपर बन जाएगा 2m और e माइनस वी की पावर 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, एच कट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया एच कट के का मान। तो E बराबर होता है एच कट ओमेगा, जहाँ ओमेगा दे ब्रॉगली तरंग की कोणीय आवृत्ति है। तब के बराबर जो ये मान आया है, E बराबर हम लोगों ने यहाँ पे क्या रख दिया है, एच कट ओमेगा रख दिया है। डी के बाई डी ओमेगा निकालते हैं। डी के बाई डी ओमेगा जब निकालते हैं तो एम तो हम यहीं रख लेते हैं, एम की पावर हाफ है। ठीक है। अंदर वाले टर्म्स जो हैं उसकी पावर हाफ है, हाफ -1 करेंगे तो -हाफ बन जाएगी, तो ये नीचे चला गया एच कट ओमेगा माइनस वी। और जब इस अंदर वाले टर्म्स का अवकलन करेंगे तो ओमेगा तो 1 हो जाएगा, डी के बाई डी ओमेगा है ना, ओमेगा का 1 हो जाएगा, एच कट बचेगा सिर्फ। ठीक है। एच कट बचेगा तो एच कट तो हमारे पास इसमें नीचे भी है, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जैसे 2 है, 2 क्या है, ऊपर हाफ 2 है, और जब इसका अवकलन करेंगे हम तो 1/2 आएगा ना, तो नीचे 2 बन जाएगा आधा, ऊपर आधा था नीचे पूरा था 1, तो एक आधा 2 की पावर 1/2 बचेगी। इस तरीके से ये सारी टर्म्स आ जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, इसको जब आप देखते हो m/2e माइनस वी, तो ये यहाँ पे देखो इसके बराबर है, v के एक्सप्रेशन के बराबर है, तो जिससे v के एक्सप्रेशन के ये बराबर आ रहा है 1/v के। तो डी के बाई डी ओमेगा भी जब आप उल्टा करके लिखते हो, वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के करते हो, तो ये भी v के बराबर आ जाएगा, यानी कि तरंग पैकेट का जो वेग है वो, या तरंग पैकेट का समूह वेग है वो कण के वेग के बराबर आ जाता है। ये एक दूसरा मेथड है वेव पैकेट का वेलोसिटी निकालने का, जो वह कण के वेग के बराबर आता है। अतः सारांश में यह कहा जा सकता है कि गतिशील कण तरंग समूह के तुल्य होता है, जिसका तरंग फलन साई XYZ होता है। यह साई इस प्रकार से होना चाहिए कि इसका परिमाण या आयाम जो है वहाँ अधिक होता है जहाँ कण के होने की संभावना या प्रायिकता अधिक हो, तथा अन्य क्षेत्र में न्यूनतम हो। वास्तव में किसी बिंदु पर तरंग आयाम का वर्ग जो है उस बिंदु पर कण के होने की प्रायिकता को भी व्यक्त करता है, यानी कि मोड जैसे स्क्वायर करेंगे ना एम्पलीट्यूड का, तो वो उस प्रायिकता को भी बताता है। और पैकेट में कण होने की प्रायिकता अधिकतम होती है
जो वेव पैकेट होता है ना, उसके अंदर कण के होने की प्रायिकता अधिक होती है, बाहर क्या होती है, कम होती है। तरंग फलन स्वयं के साथ व्यतिकरण प्रभाव उत्पन्न कर सके ताकि विवर्तन प्रयोगों की व्याख्या की जा सके। ठीक है, तो तरंग फलन एक कण के व्यवहार को वर्णित करे, न कि उसकी सांख्यिकी को। ये यहाँ पे जो हमारा वेव फंक्शन है उसका नेचर किस तरीके का होना चाहिए ये बताया गया है। और साई जो है वो क्या चीज़ें बताएगा, साई का एम्पलीट्यूड वहाँ मैक्सिमम होगा जहाँ कण के होने की प्रायिकता अधिक होगी, अन्य क्षेत्र में न्यूनतम होगा। और आयाम का वर्ग जो है वो प्रायिकता को बताएगा। और एक और चीज़ कि ये जो है वो लीनियर होते हैं ताकि क्या है, व्यतिकरण विवर्तन जैसी घटनाओं की व्याख्या करी जा सके, सिंपली इन्हें जोड़ा जा सके। और ये क्या है, पार्टिकल के व्यवहार को बता रहा है, ना कि उसकी स्टैटिक्स को बता रहा है। सिंपल बता रहा है कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ प्रोबेबिलिटी होगी, कितना एम्पलीट्यूड होगा। साई सिर्फ इतना बता रहा है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा वेव पैकेट के बारे में। सामान्य जो अभी तो शुरुआत हुई है, इसके अंदर आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे। अभी जैसे इसमें एक और है, जैसे अध्यारोपण का सिद्धांत, तो सिंपल है ये, तो कुछ इसमें खास नहीं है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई अवस्था फलन साई 1 है किसी एक अवस्था के संगत और दूसरा अवस्था फलन साई 2 है, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो भी क्या होता है, किसी फिजिकल सिस्टम की कोई ना कोई एक अवस्था को, संभव अवस्था को बताता है। तो इसके बारे में तो हमने बहुत पहले भी साई के बारे में जब पढ़ते हैं तो काफ़ी बार इसके बारे में हमने पढ़ा है और आगे भी बहुत इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इस यूनिट के अंदर ये जो टॉपिक चल रहे हैं हमारे लगभग लास्ट के टॉपिक हैं, तो इनको भी आप अच्छे से स्टडी करो। खुश रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो फिजिक्स।